हॉलमास्टर, क्या आपको यकीन है कि एल्डर भुवनेश्वर यहाँ क्षितिज नगर के राजा मेघरथ से द्वंद्व युद्ध करेंगे? ब्लैक मार्केट के एक कोने में छिपे हुए चेहरे वाले दो व्यक्ति धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे। वे तूफान और वाइस प्रिंसिपल ऑडिन थे। ब्लैक मार्केट में होने वाले द्वंद्व युद्ध में अक्सर उच्च दाम वाला जुआ शामिल होता था। कई लोग अपनी पहचान छिपाते थे ताकि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से अलग न दिखें। तूफान की अभिव्यक्ति गंभीर थी। घोषणा हो चुकी है, इसलिए यह सच है। एक बार जब वे शुरू हो जाते हैं तो एल्डर भुवनेश्वर की ताकत का आकलन करने के अवसर का लाभ उठाएं। आखिरकार वह दिग्विजय और सिल्वर स्टोन को लगातार मारने में सक्षम था। ऑडिन ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने अधिराज से पुष्टि की थी कि भुवनेश्वर ने दिग्विजय को मार दिया था, फिर भी उनके मन में संदेह था। यह द्वंद्व युद्ध खुद को देखने का सही मौका था। खबर सुनते ही वे दौड़े दौड़े आए और ठीक समय पर पहुंच गए, लड़ाई शुरू होने से पहले। तभी एक मोटा आदमी आया। उसकी चाल ढाल कुछ धूर्त थी, लेकिन उसने अपनी आवाज कम कर ली थी। क्या तुम दोनों को जानकारी खरीदना चाहोगे? ये एल्डर दिग्विजय और प्रिंस मेघरथ के बारे में है। मेरे पास कुछ खास जानकारी है जो तुम्हारे काम आ सकती है। कितना? ऑडिन ने पूछा। मोटा आदमी मुस्कुराया। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। 2000 सिक्के। क्या तुम हमें लूट रहे हो? ऑडिन ने गुस्से में लगभग कसम खा ली। तूफान ने गुस्से को रोकते हुए उस आदमी की ओर मुड़ते हुए कहा, हमें बताओ कि तुम्हारे पास क्या है। अगर यह वाकई उपयोगी है तो 2000 ठीक है। सौदा? आदमी ने उत्साह से सिर हिलाया। आमतौर पर एल्डर भुवनेश्वर के जीतने की संभावना क्षितिज नगर के राजा मेघरथ की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए, लेकिन वे अचानक बदल गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह एल्डर दिग्विजय और सिल्वर स्टोन से संबंधित है। तूफान का चेहरा गंभीर हो गया। भुवनेश्वर और दिग्विजय और सिल्वर स्टोन की मौतों के बीच संबंध कुछ ऐसा था जिसका उसे पहले से ही संदेह था, अधिराज के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों के कारण। इस पुष्टि ने स्रोत को अत्यधिक विश्वसनीय बना दिया। 2 लाख स्रोत सिक्के निकालकर तूफान ने उन्हें सौंप दिया। बोलो, क्या जानकारी है? मोटे आदमी ने अपनी आवाज कम करने से पहले सावधानी से चारों ओर देखा ताकि सिर्फ वे ही सुन सकें। कहा जाता है कि महामहिम ने राजकुमार को हल्के नीले रंग का कवच भेंट किया और उसकी जीत पर शर्त लगाई। कोल्ड नेदर आर्मर? तूफान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका चेहरा काला पड़ गया। यहां तक कि वह भी उस कवच की सुरक्षा को भेदने के लिए संघर्ष करेगा। क्षितिज नगर के राजा मेघरथ पहले से ही इतना शक्तिशाली था, ऐसे में उसे हराना लगभग असंभव था। कुछ और विवरण साझा करने के बाद वह व्यक्ति गायब हो गया। ऑडिन ने कहा, यदि यह सच है तो राजकुमार की जीत लगभग निश्चित है। तूफान ने इसे टालने से पहले झिझकते हुए कहा, उसकी संभावनाएं वास्तव में अधिक हैं, लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते। अगर भुवनेश्वर दिग्विजय और सिल्वर स्टोन को मारने में कामयाब हो जाता है, सुरक्षित बच निकलता है और द्वंद्व युद्ध के लिए यहां आता है, तो उसके पास इससे भी बड़ी कोई चीज हो सकती है। जाओ और भुवनेश्वर के जीतने पर 5 मिलियन का दाम लगाओ। समझ गया? ऑडिन ने सिर हिलाया। 2 शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों के बीच इस द्वंद्व युद्ध में
माया शहर के लगभग सभी उल्लेखनीय व्यक्ति शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक अपना दांव लगाने के लिए उत्सुक था। वीआईपी बॉक्स 1 के अंदर एक बुजुर्ग लावण्या के पास आया और सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। मिस, कैसीनो में सट्टेबाजी बंद होने वाली है। अब तक ज्यादातर दांव राजकुमार के पक्ष में हैं। केवल 1/3 दांव एल्डर भुवनेश्वर पर लगा है। लावण्या ने सिर हिलाया। राजकुमार की प्रतिष्ठा उससे पहले आती है और अनुकूल संभावनाओं के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग उस पर दांव लगा रहे हैं। वैसे क्या हमें जानकारी बेचने वाले उस मोटे आदमी के बारे में कुछ पता चला? बुजुर्ग ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। ऐसा लगता है कि वह माया सिटी में कहीं से प्रकट हो गया। हालांकि उसकी शक्ति दिव्य आत्मा क्षेत्र के शिखर पर है, लेकिन कोई भी गहरी पृष्ठभूमि अज्ञात बनी हुई है। लावण्या ने भौहें सिकोड़ी। बिना किसी संबंध के वह भुवनेश्वर द्वारा सिल्वर स्टोन की हत्या जैसी गोपनीय जानकारी कैसे जान सकता था? क्या उसने खुद कोई दांव लगाया था? बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा लगता है कि उनका ध्यान केवल सूचना बेचने पर है। लावण्या ने राहत की सांस ली। चाहे उसकी जानकारी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, उसे केवल कुछ ही लोग खरीद सकते हैं। आज रात उसकी कमाई कुछ मिलियन सोर्स कॉइन से ज्यादा नहीं होगी। चिंता करने लायक नहीं। क्या भुवनेश्वर ने शर्त लगाई है? एल्डर भुवनेश्वर ने कोई दांव नहीं लगाया है। 20 डेस्टिनी डिस्क खरीदने के बाद से वह किसी से बातचीत किए बिना अपने कमरे में ध्यान कर रहा है। ये अच्छा है। फिर तभी जल्दबाजी में कदमों की आवाज सुनाई दी। एक नौकर घबराया हुआ कमरे में घुस आया। क्या हुआ? बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ ली। नौकर ने जल्दी से सिर झुकाया। मिस बटलर, शर्त बंद होने से ठीक 10 सांस पहले मोटा आदमी दौड़कर आया और 30 करोड़ सोर्स कॉइन की शर्त लगा दी। लावण्या हैरान रह गई। बराबरी? लाइफ और डेथ के मुकाबले में तो ऐसा सुनने में ही नहीं आता। ऐसी शर्त लगाना बहुत ही अपरंपरागत है। नौकर ने सिर हिलाया। यह दुर्लभ है, लेकिन इसकी मिसाल है। संभावनाएं खगोलीय हैं। 10 गुना। अगर ऐसा हुआ तो वह 300 मिलियन सोर्स कॉइन लेकर चला जाएगा। लावण्या ने अपना सिर हिलाया। निश्चिंत रहो, ऐसा नहीं होगा। न तो एल्डर भुवनेश्वर और न ही क्षितिज नगर के राजा मेघरठ ड्रॉ के लिए सहमत होंगे। उस मोटे आदमी का पैसा तो डूब ही जाएगा। जैसे ही वे बोल रहे थे, एक घंटे की आवाज गूंज उठी। भुवनेश्वर और क्षितिज नगर के राजा मेघरठ मंच पर चढ़े और द्वंद्व आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। विपिन ने युद्ध के दीवाने प्रसिद्ध राजकुमार की बारीकी से जांच की। हालांकि कहा जाता है कि उसकी उम्र 40 से ज्यादा है, लेकिन राजकुमार 30 के आसपास लग रहा था। लंबा शरीर एक अनुभवी योद्धा की लौह रक्त वाली आभा बिखेर रहा था, जिसकी उपस्थिति अनगिनत युद्धों के माध्यम से निखर कर आई थी। आत्मदक्ष के पीक पर होने के बावजूद राजकुमार की ताकत भुवनेश्वर से कहीं ज्यादा थी, यहां तक कि दिग्विजय से भी ज्यादा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कुछ ही लोग उसे चुनौती देने की हिम्मत कर पाते थे, क्योंकि कोई भी गलती घातक साबित हो सकती थी। मुझे पता है कि एल्डर भुवनेश्वर की साधना बहुत कठिन है। कृपया अपनी पूरी ताकत दिखाएं। मेघरठ ने गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से कहा। विपिन ने सिर हिलाया और लावण्या द्वारा तैयार चाकू को वापस लेने के लिए
मंच के किनारे पर आ गया। इस द्वंद्व युद्ध को कई लोगों की निगाहें देख रही थीं। चूंकि वह भुवनेश्वर का रूप धारण कर रहा था, इसलिए वह किसी भी विसंगति को उजागर करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। किस्मत बदलने वाला काला अघोर चाकू टेक्निक केवल एक मार्शल कौशल नहीं थी, इसमें भाग्य की अनूठी शक्ति थी। इसके बिना चालों की एक आदर्श प्रतिकृति भी प्रामाणिकता की कमी होगी। हालांकि स्वर्ग की लाइब्रेरी और वाटर स्ट्रीम की बदौलत उनकी महारत मूल से अलग नहीं थी। मेघरट की आंखें चमक उठीं जब उसने एक लंबा भाला निकाला। भाला हाथ में लेते ही उसकी आभा बदल गई और एक सेना की दमनकारी शक्ति का आभास होने लगा। अन्य भाला उपयोगकर्ताओं के विपरीत, जो तीव्र आक्रामकता पसंद करते थे, उनकी शैली भारी और भारी थी। मुझे माफ कर दो। एक धीमी चीख के साथ मेघरट आगे बढ़ा। उसके भाले की नोक ने सभी दिशाओं में तारे जैसी चमक छोड़ी। ये मायावंश राज परिवार की अनूठी तकनीक थी। 9 बिंदु सटीकता। भूमि को एकजुट करने के बाद उनके संस्थापक पूर्वज द्वारा निर्मित इसमें भव्यता और आध्यात्मिक प्रभाव दोनों थे, जो कमजोर आत्माओं वाले लोगों को चकित करने के लिए पर्याप्त थे। प्रभावशाली तकनीक, विपिन ने प्रशंसा की। हालांकि यह भ्रमिल नाग हस्त प्रहार से थोड़ा कमतर था, फिर भी यह असाधारण था। मेघरट के आकस्मिक निष्पादन ने उनके कौशल को प्रदर्शित किया, जो कि दिग्विजय को भी पराजित कर सकता था। हालांकि विपिन का चकमा देने का कोई इरादा नहीं था। दोनों हाथों से चाकू को पकड़कर उसने जोरदार आवाज लगाई। जब अघोरी का मंत्र गूंजता है तो आकाश सिकुड़ जाता है और काले रसातल में खून बह रहा है। दुनिया, जो कभी जीवंत थी, अब सर्वनाश के कगार पर कांप रही है। नश्वर प्राणियों, निराशा के ठंडे आलिंगन के लिए तैयार हो जाओ। म्यान उल्का की तरह आगे की ओर उछला, जिससे मेघरट को या तो उसे विक्षेपित करना पड़ा या अपनी गति खोनी पड़ी। ये एक चतुराईपूर्ण जवाबी हमला था, जिसमें पहल करते हुए भी धैर्य बनाए रखा गया। मेघरट के लिए यह चुनौती बहुत बड़ी थी। भाले के एक झटके से साधारण लकड़ी से बनी म्यान टुकड़ों में बिखर गई। उसके भाले की गति बिना रुके आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे भीड़ भुवनेश्वर के लिए उत्सुक होती गई, विपिन का ब्लेड स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा से चमक उठा। प्रत्येक वार भाग्य का भार लेकर आने वाली तारों की रोशनी की ओर कटता हुआ। अविश्वसनीय! यह वास्तव में किस्मत बदलने वाला काला अघोर चाकू टेक्निक है। मेघ एक निजी बॉक्स से देख रहा था, सदमे में खड़ा हो गया। किस्मत बदलने वाला काला अघोर चाकू टेक्निक ऐसा नहीं था जिसे कोई भी मास्टर कर सके। यहां तक कि फाउंडर द्वारिका द्वारा प्रशिक्षित लोगों को भी अपने आंतरिक भाग्य के ताले खोलने पड़े और उनकी प्रत्यक्ष विरासत प्राप्त करनी पड़ी। भुवनेश्वर के लिए इस तरह के कौशल का इस्तेमाल करना साबित करता है कि उसे वंश प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता था कि उसकी पहचान के बारे में संदेह निराधार थे। ऐसा लगता है कि मैंने चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच लिया, मेघ ने बड़बड़ाया। लावण्य अभी दंग रह गई। उसे यकीन हो गया था कि भुवनेश्वर एक धोखेबाज है, फिर भी वह यहां था, किस्मत बदलने वाला काला अघोर चाकू टेक्निक को बिना किसी दोष के निष्पादित कर रहा था। क्या यह संभव है कि उसने उसे पूरी तरह से गलत समझा था? मंच पर चाकू और भाले में जोरदार टक्कर हुई, जिससे झटके की लहरें बारिश की तरह बिखर गईं और मंच पर चोट के निशान बन गए। उसकी ताकत लगभग 600 अश्वशक्ति है,
और 10 से अधिक वार करने में सक्षम है। बुरा नहीं है। विपिन ने शांति से मूल्यांकन किया। दक्ष रैंक से नीचे के किसी व्यक्ति के लिए मेघरथ का प्रदर्शन सराहनीय था, लेकिन फिर भी उसकी तुलना में इसमें कमी थी। यदि यह आपकी पूरी शक्ति है तो आप अब आत्मसमर्पण कर सकते हैं, विपिन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा और चाकू को और कसकर पकड़ लिया। मेघरथ का आत्मविश्वास डगमगा गया जब एक जबरदस्त शक्ति उस पर टूट पड़ी। यह लगभग 1000 हॉर्स पावर है, अजेय दक्ष रैंक का पीक।